खबर यूपी के बलिया से, जहां यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा बलिया के बास्टी विधानसभा क्षेत्र के बास्टी इंटर कॉलेज के मंच पर पहुंचे और मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा, विपक्ष के लोग राम मंदिर पर कहते थे वहां अस्पताल बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, और जो कहते थे जिसे हम नहीं कह सकते। यह सब बातें सुनकर आंख में आंसू आ जाते थे। धारा 370 पर कहते थे बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, नहीं हटाएंगे 370। यहाँ तक कहते थे अगर 370 धारा हट गई तो कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। मगर मोदी जी ने अमित शाह से कहा, हमने वादा किया है। अमित शाह ने सदन में प्रस्ताव रखा। मोदी जी ने कहा 1, 2, 3 और धारा 370 हो गया फ्री। मोदी जी ने 70 साल की समस्या को 70 मिनट में खत्म कर दिया और कोई परिंदा पर नहीं मार पाया। इस दौरान विधानसभा बास्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आज वो शंख बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज वो घंटा बजा रहे थे, घंटा, और घंटा बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मौसमी राम भक्त भी चुनाव के लिए आज प्रकट हो रहे हैं। इन मौसमी राम भक्तों से पूछना चाहिए कि राम जी के मंदिर पर यूनिवर्सिटी बना दो, अस्पताल बना दो, धर्मशाला बना दो, और तो और मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि छाती दहक पड़ती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे कि नेता आप कहते थे कि रामलला का अस्तित्व नहीं है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में लिख कर दिया कि राम सेतु बंधु रामेश्वरम नहीं है और राम जी का अस्तित्व नहीं है। हम जब बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये चिल्लाते थे और कहते थे कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, कहते रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और तारीख बताने के साथ साथ हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया, छाती को ठोक कर और डंके की चोट पर हमने श्री रामलला के मंदिर का निर्माण। आंखों में आंसू आ जाते थे कि ये नेता इस समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। आज रामलला विराजित हो रहे हैं, हमने वादा किया था। आज धारा 370 को कहते थे हटाने के लिए बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, ये कहते थे अगर धारा 370 हटा दी तो ये पाकिस्तान में कश्मीर चला जाएगा। मोदी जी ने कहा मैंने तो वादा किया है, अमित शाह जी तैयार हो जाओ। अमित शाह जी ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा, 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1, 2, 3 धारा 370 फ्री, और धारा 370 फ्री हो गई और कश्मीर में परिंदा ने पर नहीं मारा। अब की 15 अगस्त हुआ था ना, तो वहां पर लाल चौक पर तिरंगा। दिनेश शर्मा जी से आपकी बातें होती हुई क्या बातें हुई? देखिए, सीएम साहब का हम सभी को एक आदेश मिला, समस्त अधिकारियों को भी मिला कि जिस आईडी नीचे करिए भैया। योगी जी की जो सोच है कि हम हर तबके तक और हर गांव तक, हर जिले तक अपने विकास पहुंचा सकें, उसमें उन्होंने सबको निर्देशित किया है। और कई विद्यालयों का जो उन्होंने कई जगहों कई चीज़ों का परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। मैम, पहले भी इलेक्शन में आपके आंखों में आंसू देखा गया, आज फिर आपके आंखों ऐसे मौके पे ये हेलीकॉप्टर ना, आप लोगों को मैं कहूंगी आगे चल के भविष्य में कि हेलीकॉप्टर बैन करा दो। इतना ये जब उड़ता है तो मतलब उन्हें कुछ राज रहता है, मानती है नहीं, वो आंख में पड़ जाता है ना। लेकिन पिछली विधानसभा चुनाव में भी आप एक बार रोई थी और इसके लिए भारी मतों से विजयी, भारी मतों से उन्होंने टक्कर दिया था विपक्ष मंत्री को। वो जो मेरे आंसू थे ना, वो थोड़ा दर्द के थे, तकलीफ के थे कि पार्टी हमारे साथ खड़ी थी और मैं भी पार्टी के साथ खड़ी थी, पर किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ पाई। और आज की ये जो है ये कमबख्त हेलीकॉप्टर थी। ये अंतिम सवाल, बास्टी विधानसभा में भाजपा की दावेदारी बहुत कुछ सामने आ रहे हैं, आपकी प्रमुख रूप से दावेदारी है, तो आप जैसे कि मंच पर कहा जा रहा है कि केवल भाजपा का ही टिकट वोट देखिए, ना कि किसी जनप्रतिनिधि का, तो ऐसे में आपका क्या? मेरा भी यही कहना है कि हम लोग को भाजपा का ही देना। देखिए, पिछली बार भी हम निर्दल लड़े थे, अगर मेरी पार्टी लड़ी होती, कमल का फूल लड़ा होता, तो निश्चित जो भी लड़ा होता हम लोग कमल के फूल के साथ रहते। मेरा नेता कमल का फूल है, तो मेरी जो भी कोई भी प्रत्याशी मैं कमल के फूल के साथ हूँ। अब हाँ, कोई और आता है उसको मैं अपना जब तक नेता नहीं मानूंगी तब तक मैं अपनी जनता को कैसे कहूंगी कि आप जाके उसको नेता मान ले, जब तक मैं खुद ही नहीं मानती। मैं ओम प्रकाश राजभर जी को नेता मानती ही नहीं थी, जब उनको नहीं मानती तो उनके बेटे अरविंद राजभर को कैसे मानती? तो ये इस वजह से नहीं। मैम, आप सशक्त दावेदार हैं और बावजूद उसके हर बार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
दिवाकर पांडे कनक भाजपा नेता 362 बांसडी विधानसभा। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा था और आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी बांसडी विधानसभा क्षेत्र में आए थे और जो पिछले वर्षों में जो काम किए गए थे उसका लोकार्पण उन्होंने किया। योजनाओं का लोकार्पण किया गया और लगभग हमको लगता है कि 20 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण यहाँ किया गया है। वहीं नेताजी का क्या कहना था इस मामले को लेकर? जैसे जो लोकार्पण हुआ, कितने की लागत का लोकार्पण किया गया? लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा का लोकार्पण हुआ। देखा जा रहा है कि अपने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंच के माध्यम से भी भेदभाव किया जा रहा, क्या मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा मंच पे होते रहता है उतना सब, और उन सब बातों को ध्यान नहीं देना है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो विधानसभा में जितना मेहनत करता है बिल्कुल उसको अलग काट के नहीं रखना चाहिए किसी एक प्रत्याशी के साथ नहीं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट दे वो चुनाव लड़े, सारे लोग मिल के साथ लड़े, यही हम लोगों का सोच है। और हम लोग चाहेंगे कि बांसडी विधानसभा में एक बार कमल खिले। आखिर में मंच में ऐसा क्या हुआ कि जो आपको बीच में इस सभा को रोकते हुए संबोधन करना पड़े, क्या हुआ? अरे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, चूंकि समय कम मिला था हमको और बाकी लोगों को ज़्यादा समय दिया गया। ये बहुत सोचने वाला विषय नहीं है, इतना होता रहता है मंच पे, लेकिन हम सब लोग एक हैं और निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है कि बांसडी विधानसभा में भाजपा आए। आप एक युवा हैं और युवा के बीच रहते हैं और लोगों के बीच, जनता के बीच रहते हैं, ये पार्टी क्यों आपके अनदेखी करनी चाहिए? पार्टी के छोटे नेताओं का अनदेखी करने से कुछ नहीं होता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत बारीकी से विधानसभा के सारे प्रत्याशियों का अध्ययन कर रहा है और सारे सर्वे टीम लगी हुई है, जो सरकार की जितनी भी सर्वे टीम एजेंसियां लगी हुई हैं, और निश्चित रूप से जो मेहनत किया है, जो लगातार क्षेत्र में रहने का काम किया है, जो लगातार गरीब लोगों की सेवा करने का काम किया है, मैं जानता हूं, ये मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से पार्टी उसको टिकट देगी। इस बार जो दिनेश शर्मा आज आए, आज जो जिस तरह से कार्यक्रम देखा गया, क्या लगता है कि 2022 में बांसडी विधानसभा में बीजेपी आएगी? देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि 2014 में इसी विधानसभा में सलेमपुर लोकसभा जिसमें यह आता है विधानसभा, इसी बांसडी विधानसभा में ने सबसे अधिक वोट देने का काम किया था। फिर 2019 में सलेमपुर में सबसे अधिक वोट देने का काम बांसडी विधानसभा ने ही किया था। 1,17,000 वोट देके यहाँ से चुनाव जिता के भेजा था रविंद्र कुशवाहा जी को। और निश्चित रूप से कुछ लोग अगर पार्टी का विरोध नहीं किए होते तो निश्चित रूप से पिछले बार भी पार्टी 50,000 वोटों से जीत के आई होती, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने ही ऐसा विरोध कर दिया जिसकी वजह से पार्टी की यहाँ हार हुई। और मैं जानता हूँ कि अगर एकजुट होकर लड़ा जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पार्टी चुनाव जीत के आएगी, और जीत के ही नहीं आएगी, 50,000 से ऊपर वोट से चुनाव यहाँ जीत। देखा गया कि जिस तरह से एक साथ मंच पर जो नेता दिखे, क्या ये नेता एक साथ 2022 के चुनाव में रहेंगे क्या? एकदम बिल्कुल रहेंगे, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। मैं बोल रहा हूँ 2022 हम लोग बिल्कुल संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से बांसडी विधानसभा हम लोग जीत के लेके जाएंगे, इसका मैं आप लोगों को वादा करता हूं, और निश्चित रूप से हमारी यहाँ विजय होगी। सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, वही सभा को संबोधित करते हुए सुरेंद्र सिंह ने केपी सिंह को बांसडी से टिकट मिलने का समर्थन किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना अलग सोच है, कोई किसी के बारे में बोलता है, कोई किसी के बारे में बोलता है, तो मैं सबकी सोच से तो अपने सोच को मिला नहीं सकता। मेरा सोचना ये है कि शीर्ष नेतृत्व बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा है इस चीज को, और किसी विधायक और मंत्री के कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व गहराई से सोच रहा है और वही इसका निर्णय करेगा कि चुनाव कौन लड़ने लायक है। हमको तो 99% उम्मीद है कि टिकट मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कि बांसडी विधानसभा में अगर नेता प्रतिपक्ष को इस बार पता चल जाएगा कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है।